हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो को एक अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियां कर रहे हैं। हम 7 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम टेक्स्ट बुक का 8th क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लास 12th के लिए ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। देखा जाए तो क्वेश्चन 4 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आज आ सकता है, लेकिन जो एग्जामिनर है उसका नहीं पता, वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी दे सकता है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। देखिए बच्चा, क्वेश्चन है अतीत के पुनर्निर्माण में खोजों के वर्गीकरण के चरण की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अब देखिए, जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, उसके अंदर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसका जो आंसर होगा वो सेम होगा। इस क्वेश्चन को और भी काफ़ी तरीक़ों से पूछा जा सकता है, लेकिन जहाँ पर भी आपको दिखे कि हाँ पुरातत्वविदों और वर्गीकरण के बारे में बताना हो, चरण के बारे में बताना हो, उसके अतीत का पुनर्निर्माण के बारे में बताना हो, तो उसका एक ही आंसर होगा। ठीक है, आंसर देखते हैं। देखिए, अतीत के पुनर्निर्माण का आरंभिक चरण पुरावस्तुओं की प्राय पुनः प्राप्ति होता है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों का वर्गीकरण करते हैं। देखिए बच्चा, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आरंभिक चरण होता है वो पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति से होता है, यानी कि दोबारा मिलने से होता है। ठीक है, इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों का वर्गीकरण करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको हल्का सा एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कि अगर हड़प्पा सभ्यता से हमें कोई सिक्का मिला है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई मूर्ति मिली है, और इन्हीं हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति है हमारी, हम इसको सबसे पुराना मानते हैं। लेकिन अगर जो पुरातत्वविद है, हमारे रिसर्चर्स जो हैं, जो खोज करता हैं, अगर उनको हड़प्पा सभ्यता से भी ज़्यादा पुरानी कोई सभ्यता अगर मिलेगी तो हम हड़प्पा सभ्यता को पुरानी सभ्यता नहीं कहेंगे। तो शायद हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर कोई दूसरा होगा। ठीक है बच्चा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोगों को पता हो, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि जितनी ज़्यादा नीचे चीज़ें होंगी, ज़मीन की जितनी ज़्यादा नीचे चीज़ें होंगी उतनी ही वो पुरानी होगी। और दूसरी बात ये, अगर हम किसी काल का पैरामीटर देखते हैं, या यानी कि वो किस क्षेत्रफल तक जो है वो फैला हुआ है, तो उसका पता इस तरीके से लगाया जाता है कि मान लीजिए अफ़गानिस्तान से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, इनफैक्ट तमिलनाडु तक अगर कोई हमें अवशेष मिल रहे हैं, सेम एक ही सिक्के मिल रहे हैं, तो या तो इसका अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि वहाँ पर ट्रेड होता होगा, इस वजह से बहुत ज़्यादा सिक्कों का आदान प्रदान होता होगा। और दूसरा बात ये, क्या पता उनका जो एक्सपेंशन हो या फिर जो उनका जो फैलाव हो, उनका जो पूरा का पूरा एरिया हो जहाँ पर वो लोग रहते थे, वो इतना बड़ा हो कि पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, चारों दिशाओं में वो फैला हो। ठीक है बच्चा, तो अब इन सब बातों को ना सोचते पहले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं हम। देखिए, हमारा आंसर है खोजों का वर्गीकरण। अब देखिए, खोजों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, हड्डियाँ, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा, देखिए पहला तो नॉर्मल चीज़ हो गई, पत्थर, मिट्टी, धातु, हड्डियाँ, हाथी दांत, इन सब चीज़ों से। दूसरी देखिए, दूसरा और अधिक जटिल वर्गीकरण वस्तुओं की उपयोगिता के आधार पर होता है। अब देखिए, जटिल वस्तु कौन सी होती है। उदाहरण के लिए पुरातत्वविदों को यह निश्चित करना पड़ता है कि कोई पुरावस्तु एक औजार, आएगा बेटा यहाँ औजार कर लेना, एक औजार है या कोई आभूषण है। अब देखिए, औजार और आभूषण जो है वो अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। यह वस्तु दोनों रूप में भी उपयोगी हो सकती है या फिर मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी लिखा हुआ है कि दोनों रूप से उपयोगी हो सकती है। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार का जो है वो गहना है जिसके अंदर यहाँ पे होल है और ऐसे कुछ धागा डालकर उसको गले में पहनते हैं, तो इसी नोकीली चीज़ से वह शिकार भी कर सकते हैं, अपना बचाव भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए बेटा, दूसरा पॉइंट जो देखिए हमारा बहुत अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पर, पुरावस्तु की उपयोगिता को समझना। किसी पुरावस्तु को उपयोगिता को प्राय किसी पुरावस्तु की आएगा बेटा यहाँ। ठीक है, किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को प्राय आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से अपनी समानता के आधार पर समझा जाता है।
मन की चक्कियाँ, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके संक्षिप्त उदाहरण हैं या फिर स्पष्ट उदाहरण हैं। देखिए बच्चा, मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि हम कंपेयर कैसे करते हैं कि हाँ भाई ये वस्तु इस काम में लाई गई होगी। तो मैंने आपको चक्की का उदाहरण दिया था, आप मेरी बाकी वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो, मैं आप लोगों को फिर बता देती हूँ। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई चक्की प्रयोग हो रही है, ठीक है, चक्की कुछ इस प्रकार की होती है, डबल लेयर होती है और ऐसे करके उसके अंदर एक होल्डर होता है, उसको पकड़ के ऐसे घुमाना होता है, ठीक है। इसके अंदर आप आटा डालें, बाजरा डालें, कुछ भी डालेंगे तो वो चीज़ पिस जाएगी, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हाँ भाई ये चक्की है, तो हम आज की चीज़ों से उसको कंपैरिजन करेंगे और जिस तरीके की चीज़ें आज यूज़ होती हैं शायद उस तरीके से भी उन चीज़ों का इसी प्रकार से यूज़ होता होगा, इसी प्रकार से वो वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती होंगी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पुरातात्विद किसी पुरा वस्तु के उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ में भी करते हैं जिसमें वह मिलती हैं। उदाहरण के लिए, क्या वह वस्तु घर में मिली थी, कब्र में मिली थी अथवा भट्टी में मिली थी, ठीक है। अच्छा देखिए, अप्रत्यक्ष साक्ष्य। अब देखिए अप्रत्यक्ष साक्ष्य कौन से होते हैं। कभी कभी पुरातात्विदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, कुछ हड़प्पा स्थलों में कपास के टुकड़े तो मिले हैं, फिर भी पहनावे के विषय में जानने के लिए वे अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का आधार बनाते हैं या फिर बनाना पड़ता है। जैसे मूर्तियों में चित्रण आदि। इन चित्रणों में दिखाए गए वस्तुओं के आधार पर तत्कालीन पहनावे का अनुमान लगाया जाता है। देखिए बेटा, इन लोगों का मतलब कहने का ये है कि आप लोगों को पता होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता से कपास के स्रोत तो मिले हैं, लेकिन जो कपड़ा होता है वो मतलब कि वो मिट्टी में मिल जाता है, मतलब कि वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है जो कपड़ा होता है। जबकि जो ठोस कोई मटेरियल होता है वो, और बाल, ठीक है, नखून या फिर काफ़ी सारी हड्डियां भी जो हमें मिल जाती हैं, लेकिन जो कपड़ा जैसी चीज़ हो जाती है, कपड़ा, स्किन, ये सब चीज़ें क्या हो जाती है ना, मिल जाती है मिट्टी के अंदर। तो हम कहाँ से अनुमान लगाते हैं कि अगर कपास मिला है हमें तो कहीं ना कहीं कपास से बने हुए कपड़े भी मिले होंगे, लेकिन कपड़े जो है वो नष्ट हो गए हैं। तो हम कैसे अनुमान लगाएंगे, तो हम अनुमान लगाएंगे, हमें एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली थी बेटा, ठीक है, उसने जिस प्रकार से कपड़े पहने हुए थे, तो हम अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान लगभग में होती है चीज़ें, बहुत बार बता चुकी हूँ, पिछली वीडियो में जाके देखिए आप कि हिस्ट्री जो होती है वो लगभग में होती है। तो हमने अनुमान लगाया है। अप्रत्यक्ष साक्ष्य इसी तरीके से अनुमान लगाए जाते हैं कि हाँ, क्या पता उस पुरोहित राजा ने कपास के बने हुए कपड़े पहने हो या फिर किसी और मटेरियल से बने हुए कपड़े पहने हो, ठीक है बच्चा। देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा संदर्भ की रूपरेखाएं विकसित करना। पुरातात्विदों को पुरा वस्तुओं के संदर्भ में भी समझना पड़ता है। उदाहरण के लिए, पहली प्राप्त हड़प्पाई मोहर को अब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातात्विदों को उसे समझने के लिए उचित संदर्भ नहीं मिला। संस्कृत अनुक्रम जिसमें वह मोहर मिली थी तथा मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना दोनों के संबंध में। देखिए बेटा, इस पॉइंट का मतलब ये है कि संदर्भ का मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई ठोस चीज़ नहीं मिलेगी समझने के लिए, जो जैसे कि मान लीजिए जो मोहर है हड़प्पा की, हमें उसके बारे में तभी पता लगा जब उसे समझने के लिए हमें उचित संदर्भ मिला, यानी कि जब हमें पता चला कि हाँ, हम कंपेयर करते हैं उस सिक्कों को समझने के लिए कौन सी भाषा में लिखा है वो, ठीक है, संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में, खरोष्टी में, बहुत सारी लैंग्वेज है। और आप लोगों को तो पता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लैंग्वेज है, जो लिपि है, वो चित्रात्मक है। लेकिन आप लोगों को पता है कि सिक्कों पर से मतलब कि बहुत सारे जानवरों के जो है वो हमें चित्र मिले हैं। तो शायद उसी को संदर्भ मानकर, उसी को एक निष्कर्ष मानकर उन लोगों ने ये समझा है कि हाँ, ये कोई बैल हो या फिर कोई सींग वाला सांड हो या फिर कुछ भी जो भी उस मोहर पे हमें मिला है, तो उसी चीज़ से उन लोगों ने क्या किया है, अनुमान लगाया है। तो ये सब चीज़ें भी बेटा अभी किस चीज़ में आती है, अतीत के पुनर्निर्माण में आती है। क्योंकि जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं, खोजकर्ता होते हैं, पुरातात्विद होते हैं, इन लोगों को बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को खोजना और समझना, ठीक है। क्योंकि अगर ये लोग कोई भी गलत अनुमान लगाते हैं तो इसका इफेक्ट पूरे देश पर पड़ता है। इसका रीज़न ये है कि पूरा देश, हमारी हिस्ट्री तो बेटा एक ही होती है ना, चाहे पूरा कितना भी बड़ा हमारा देश हो, ठीक है, हमारा जो वर्ल्ड है उसकी हिस्ट्री तो एक ही रहेगी ना। ये तो नहीं है ना कि हम रूस की क्रांति को चेंज कर देंगे, वर्ल्ड वॉर को चेंज कर देंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को चेंज कर देंगे, तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। जो हिस्ट्री होती है ना वो हिस्ट्री ही रहती है, बस फ़र्क इतना होता है कि वो बदल भी सकती है अगर हमें नए अवशेष जो है वो मिले हैं। और मॉडर्न इंडिया का तो आप लोगों को पता ही है, चाहे मॉडर्न इंडिया हो, चाहे मिडिवल हो, चाहे एंशिएंट हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी देश के लिए। अब मॉडर्न इंडिया के अंदर लोग कहते हैं कि नहीं, मॉडर्न इंडिया एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा एरा है जिसके अंदर परफेक्ट चीज़ें हमें मिली हैं,
बट जैसे कि मैं एक हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ और इसी के साथ साथ बहुत सारे जो हिस्टोरिकन्स हैं उनकी जो बुक्स में लिखा रहता है वो लोग ये कहते हैं कि जो हमारा जो मॉडर्न इंडिया है ना वो भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसके बारे में भी हमें न्यूज़पेपर्स, ठीक है, लेटर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से पता चला है जहाँ पर लोग मनगढ़ंत कहानियाँ भी बना सकते हैं। और जो लोगों के बयान थे देश आज़ाद होने के बाद, तो शायद लोग अपना बड़ा चढ़ाकर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कुछ गलत बयान भी दे देते थे। तो बेटा यही होता है एक पुनर्निर्माण, हिस्ट्री को दोबारा से बनाना, अवशेषों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और अगर नई चीज़ें मिले तो उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना। और दूसरी बात ये कि पुराने ज़माने की चीज़ों को आज की चीज़ों से कंपेयर करना मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम चीज़ें आज यूज़ करते हैं शायद वो लोग ना करते हों, परंतु जो बहुत बेसिक जैसे कि सिलबट्टा हो गया, कूटनी हो गई, चक्कियाँ हो गई, ऐसी चीज़ें बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही हैं। ठीक है बच्चा, तो शायद हम इन चीज़ों का अनुमान बर्तनों का, मिट्टी के खिलौनों का लगा सकते हैं कि हाँ इस प्रकार से इन चीज़ों का उपयोग जो है वो होता होगा। तो बच्चा थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए। अगर आप उस घंटे को बजा देंगे तो आप लोगों को टाइम टू टाइम जो है अपने सिलेबस से जुड़ी हुई वीडियो मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन के साथ डाउट लगता है, आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, ठीक है बच्चा। और आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। थैंक यू।